2 साल पहले ना मैं सिंगापुर के एक होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था और मेरे सामने 3 लोग बैठे थे जिनके हाथ में एक ऑफर लेटर था और ये ऑफर लेटर मेरे लिए लाए थे और उस ऑफर लेटर पे एक अमाउंट लिखा हुआ था और वो अमाउंट था $15 मिलियन। यानी आज की डेट में वो अमाउंट होता लगभग 140 करोड़ रुपए। ये जो तीनों लोग थे ना, ये एक इंटरनेशनल कंपनी से थे और ये मेरी कंपनी इजी लीड्स को खरीदना चाहते थे और डील बहुत सिंपल थी कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, पैसे लो और अगले 2 साल तक इस कंपनी के लिए काम करो। मतलब मैं अपनी कंपनी में एम्प्लॉय बन के काम कर रहा हूँ। मैं अपने होटल रूम पे वापस गया और एक ही लाइन मेरे दिमाग में बार बार घूमती रही कि भाई, जब तूने कंपनी खोलने का सोचा था ना, तो तू ओनर बनना चाहता था, तो इसका एंड एम्प्लॉय बन के तो नहीं हो सकता। तो मैं अगली सुबह उठा, मैंने उनको एक सिंपल ईमेल भेजा, मैंने लिखा नो थैंक यू, और वो मेल भेजते ही 140 करोड़ रुपए भी गायब हो गए। और अभी जून 21, 2026 को ना विराट कोहली खड़े थे दिल्ली के यशभूमि कन्वेंशन सेंटर के एक स्टेज पे और विराट के हाथ में था एक रेड कलर का लिमिटेड एडिशन शू। और आपको पता है इसका प्राइस कितना था? एग्जैक्टली 9,230 रुपीज। और ये प्राइस मैच करता है विराट कोहली के टेस्ट मैच के टोटल स्कोर को। इस मूव को देख के ना बिजनेस वर्ल्ड में लोगों का दिमाग घूम गया। ये अपने आप में इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, शायद इसीलिए विराट को गोट बोलते हैं। और जब वहां उस स्टेज पे होस्ट जो दानिश थे, उन्होंने विराट से मजाक में पूछा ना कि विराट भाई, अब तो आपको अपने जूते का रेट अगर बढ़ाना हो तो आपको टेस्ट मैच वापस खेलने पड़ेंगे और वहां पे अपना स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। तो विराट भी बड़े फनी मूड में थे और उन्होंने बड़े विटी तरीके से रिप्लाई किया कि आई वुड रादर अंडरसेल इट एंड आई एम डन विद टेस्ट क्रिकेट। अभी दिसंबर 2025 में ना प्यूमा ने विराट को फिर से अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए 300 करोड़ का रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट भेजा और विराट ने उसको बोल दिया नो। मेरा जो नो था ना वो था 140 करोड़ का, विराट का नो था 300 करोड़ का, पर माइंडसेट सेम था, नो। विराट जो पहले प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर थे, यानी उसके फेस थे, अब आज अपने ही ब्रांड 18 के ओनर बन गए। हाय, आई एम नितिन, फाउंडर ऑफ इजी लीड्स, और आज इस वीडियो में मैं डिकोड करूंगा कि विराट ने इतना बड़ा मैसिव बेट आखिर लिया क्यों। क्या है विराट का 18 ब्रांड का न्यू एवेटार, और इंडिया की इस 13,000 करोड़ की स्पोर्ट्सवेयर इंडस्ट्री में विराट क्या बड़ा गेम खेलने वाले, और क्यों अब तक सिर्फ एक ऐसा इंडियन सेलिब्रिटी स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड है जो कुछ मीनिंगफुल इस इंडस्ट्री में कर पाए। और ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ विराट की नहीं है, ये उस हर इंसान की है जो अपनी लाइफ में, अपने करियर में कुछ ना कुछ करना चाहता है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा मूव दिखाऊंगा जिससे विराट इस पूरी इंडस्ट्री के बादशाह बन सके, फिर चाहे उनका खुद का जूता बिके या ना बिके। और उसी मूव के पीछे छुपी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा व्हाइट स्पेस जो इंडिया में हर एक के सामने पड़ा है, पर उसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। और अगर आपको ये पैटर्न एक बार नजर आ गया ना, तो आप ये सिर्फ विराट के जूते में नहीं, हर ब्रांड में देख पाओगे, हर सेक्टर में देख पाओगे, हर इंडस्ट्री में देख पाओगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस सबसे पहले तो अगले 30 सेकंड में मैं आपको ये समझाता हूँ कि फेस वर्सेस ओनर के बीच में फर्क क्या है, क्योंकि ये जो विराट कोहली का डिसीजन है ये इसी बात पे टिका हुआ है। तो बहुत सिंपल है, समझाता हूँ। फेस या ब्रांड एम्बेसडर का मतलब होता है कोई कंपनी या कोई बिजनेस तुम्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहा है, यानी वो तुमसे ऐड करवाएगा, वो अपने प्रोडक्ट या अपने बिजनेस के ऊपर तुम्हारा फेस लगाएगा, तुम एक पोस्टर हो उनके लिए, और वो तुम्हें उस चीज के पैसे देंगे। जैसे विराट कोहली किसी ब्रांड का जर्सी पहनेंगे या उनके हैट पहनेंगे, सिंपल चीज। और इस केस में रिस्क भी कंपनी का होता है और रिवॉर्ड भी सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलता है। और ये सेम चीज विराट पहले प्यूमा के लिए करते थे। अब दूसरा है ओनर, मतलब इक्विटी। अब तुम अपनी कंपनी के खुद ओनर हो, खुद मालिक हो, डिसीजंस भी तुम लोगे, क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या बेचना है, वो सब तुम्हारे हाथ में है। और इस कंपनी में जो प्रॉफिट और लॉस होगा ना, उसकी हिस्सेदारी और उसकी जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें रिस्क भी तुम्हारा है और सबसे बड़ा रिवॉर्ड भी तुम्हारा है। और ये सेम चीज विराट अब अपने ब्रांड 18 के साथ कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली ना 99% सेलिब्रिटीज, चाहे वो इंडिया में हो या ग्लोबली, वो फेस या ब्रांड एम्बेसडर का रास्ता चूज करते हैं, क्योंकि एक तो उसमें गारंटेड इनकम है और रिस्क भी लो है। और पहले विराट कोहली खुद इसी रास्ते पे थे प्यूमा के साथ, लेकिन अब रिसेंटली विराट ने 300 करोड़ के प्यूमा के रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट को नो बोल के ओनर वाला रास्ता चुन लिया। अब बहुत लोगों के दिमाग में ना ये बात आ रही होगी कि भाई, विराट ने इतना बड़ा रिस्क लिया, क्या वजह है उसके पीछे? और मुझे मिली 3 वजह। अब मैं आपको वो बताता हूँ। बहुत लोगों के माइंड में ना ये बात भी आती है कि यार, विराट की जो ब्रांड का नाम है 18, उसके पीछे असली रीजन क्या है, 180 क्यों चुना? और इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो विराट की लाइफ की सबसे इमोशनल और सबसे पेनफुल स्टोरी है। ये बात है दिसंबर 18, 2006 की। उस टाइम पे विराट 18 साल के थे और दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी मैचेस खेलते थे। सडनली उस रात को विराट के फादर की डेथ हो जाती है, और उसके बावजूद भी विराट कोहली अगले दिन सुबह जाकर 90 रन्स बना के एक मैच सेविंग्स इनिंग्स खेलते हैं और उसके बाद जाते हैं अपने फादर के अंतिम संस्कार के लिए।
जर्सी नंबर जो 18 है ना, वो वैसे तो विराट को बहुत रैंडमली मिला था, पर उस डेट ने ना, दिसंबर 18 ने, इस नंबर के साथ विराट का एक सोलफुल कनेक्शन बना दिया। विराट का खुद का ये कहना है कि ये नंबर विराट के फादर के साथ एक कॉस्मिक कनेक्शन जैसा है। तो जब विराट ने अपना खुद का ब्रांड बनाने का सोचा ना, तो उनके माइंड में एक ही नंबर था, 18 यानी 18। और ये था सबसे बड़ा रीजन विराट का इतना बड़ा रिस्क लेने का, अपने ब्रांड के ऊपर बिलीव। अब आपको बताता हूँ दूसरा रीजन। ये जो 18 ब्रांड है ना, ये कोई नया ब्रांड नहीं है, वैसे ये विराट का ऑलरेडी एक आईपी है, ये खुद का उनका एक ब्रांड है जिसको विराट 100% ओन करते हैं। पर पहले ये ब्रांड रन करते थे विराट प्यूमा के साथ मिलके, मतलब वो अपने ही ब्रांड के फेस थे और प्यूमा संभालता था पूरा का पूरा ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर प्रोडक्ट टेस्टिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, सब कुछ प्यूमा के हाथ में था। और इसके बदले में विराट को उन्होंने एक फिक्स फी दी थी जो थी 110 करोड़ रुपए, और साथ में हर शू के सेल के ऊपर उनको एक रॉयल्टी मिलती थी। पर जब दिसंबर 2025 में विराट ने प्यूमा के 300 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को नो बोला, वहां ये डील पूरी की पूरी चेंज हो गई। विराट ने इस नो बोलने के बाद इस पूरी आईपी यानी 18 ब्रांड को सेल कर दिया एजिलिटा स्पोर्ट्स कंपनी को, और साथ में इसी कंपनी में विराट ने डाले 40 करोड़ रुपए अपनी खुद की जेब से। इतना बड़ा रिस्क, और इसके बदले में मिलता है विराट को इस पूरी एंटिटी यानी इस पूरी एजिलिटा स्पोर्ट्स कंपनी के अंदर 1.94% की इक्विटी। मतलब अब विराट इस एजिलिटा स्पोर्ट्स कंपनी के शेयर होल्डर यानी मालिक बन चुके हैं। और सरप्राइजिंग बात पता क्या है, इस कंपनी में युवराज सिंह भी 0.51% इक्विटी होल्डर है, यानी विराट के साथ साथ वो भी इस कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं। और इस पूरी डील के ना ऑपरेशंस बड़े क्लियर है। इसका जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और फाइनेंस होगा ना, वो संभालेंगे इसके सीईओ अभिषेक गांगुली, जबकि इस पूरी ब्रांड की प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट टेस्टिंग और ब्रांड पुल, ये सब खुद विराट देखने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, ये जो अभिषेक है ना, ये और कोई इंसान नहीं है, ये वो सेम एक्स सीईओ है प्यूमा के, जब विराट ने पहली बारी प्यूमा के साथ 110 करोड़ रुपए की डील की थी। तो विराट का अभिषेक में ट्रस्ट तो शुरू से ही था, और ये था सबसे बड़ा रीजन विराट का इतना बड़ा बेट लेने का, ट्रस्ट। अगर हम बाहर से देखें ना, तो ये एक बहुत स्मार्ट सी सेलिब्रिटी की एक और ब्रांड डील लगती है, पर असली जो खेल है ना, वो बहुत डीपली जाके इसके अंदर नजर आता है। और ये खेल डिटेल में समझने के लिए ना, मैंने वो इंडियन सेलिब्रिटीज ब्रांड देखे जो फेल हो चुके हैं, और फिर ये देखा कि विराट की ये जो डील है, ये उन सब से कैसे अलग है। इंडिया का जो स्पोर्ट्स वेयर मार्केट है ना, अभी वो है 11 से 15 बिलियन डॉलर के बीच में, और ये हर साल ग्रो हो रहा है 12% से। और इंडिया में एक बहुत बड़ा ट्रेंड आ रहा है जिसको हम बोलते हैं प्रीमियमाइजेशन, और ये मेरा फेवरेट मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड है। मैं इसको समझाता हूँ। जब भी किसी डेवलपिंग कंट्री की पर कैपिटा इनकम $2500 क्रॉस करती है ना, तो वहां का कंज्यूमर बाइंग पैटर्न ओवरनाइट चेंज हो जाता है। अब वहां के लोग सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान यानी सर्वाइवल की चीजें नहीं खरीदते। अब वहां के लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंड यानी लग्जरी स्पेंड में ज्यादा पैसा लगाने लग जाते हैं, यानी फिटनेस, जिम, न्यूट्रिशन, प्रीमियम प्रोडक्ट्स, इन सब में। और इंडिया ने रिसेंटली यही ग्लोबल थ्रेशोल्ड क्रॉस किया है। तो आज का जो यूथ है, वो जिम जाने के लिए सस्ते कपड़े नहीं पहनता, उसको चाहिए प्रॉपर टेक। और यहाँ पे एक आता है बहुत बड़ा गैप, 4000 रुपए से लेकर 9000 रुपए के बीच में। इस सेगमेंट में जो ग्लोबल ब्रांड्स है ना, जैसे नाइकी और एडिडास, ये हो जाते हैं बहुत महंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इन पे लगाती है 35% इंपोर्ट ड्यूटी। और यहाँ के इंडिया के जो लोकल ब्रांड्स हैं, वो इस प्राइस रेंज में वो क्वालिटी प्रोडक्ट दे नहीं पाते। तो एक पूरा प्रीमियम सेगमेंट खाली पड़ा हुआ है, और इसी गैप को फिल कर रहे हैं विराट कोहली का 18, और इसी गैप की है सबसे बड़ी लड़ाई। तो पता है, बहुत लोगों के माइंड में सवाल आएगा कि भाई जब इतना बड़ा गैप है, इतना क्लियर है, तो कोई भी सेलिब्रिटी ब्रांड आज तक इतना बड़ा स्केल क्यों नहीं कर पाया। तो मैं आपको दो ब्रांड्स के एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सचिन का नया ब्रांड है 10XU, और धोनी का ब्रांड है 7। ये जो ब्रांड्स है ना, ये सिर्फ फ्रंट एंड ब्रांड्स, मतलब इनका एक फेस है, इनका लोगो है जो ये अपने डिजाइन पे लगाते हैं और मार्केटिंग करते हैं, बट इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां ये प्रोड्यूस होते हैं, ये खुद ओन नहीं करते। तो ये दूसरों की फैक्ट्री में पूरा प्रोडक्शन कराते हैं, पूरा माल बनवाते हैं, और उनके ऊपर डिपेंड करते हैं पूरी प्रोडक्शन, पूरी क्वालिटी एंड मार्जिन्स के लिए। और ये है सबसे बड़ा गेम इस इंडस्ट्री को जीतने का, और विराट ने इसी गेम को इस बार सही तरीके से पकड़ा है। और विराट को जो लेसन है ना, ये बहुत आसानी से नहीं मिला। विराट का खुद का एक कैजुअल क्लोथिंग का ब्रांड है रॉन, और ये सेम प्रिंसिपल पे चलता था कि सिर्फ
फेस इनका, ब्रांड का नाम इनका, बट बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और के पास। और एक टाइम पे रॉन के 700 करोड़ के एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो चुके थे और इवेंचुअली आदित्य बिरला ग्रुप को इसको एक्वायर करना पड़ा। तो विराट ने एक चीज तो समझ ली, अगर बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है और बहुत बड़ी गेम खेलनी है तो पूरा एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर खुद के कंट्रोल में लेना पड़ेगा। और यही है विराट का सबसे बड़ा सुपर वेपन। और ये जो एजिलिटा स्पोर्ट्स है ना, इसके पास है एक सुपर पावर जिसका नाम है मोचिको शूज। मोचिको शूज इंडिया की सबसे बड़ी शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर आपने इंडिया में एडिडास या प्यूमा जैसे कोई भी बड़े ब्रांड का जूता खरीदा है ना, तो बहुत हाई चांसेस है कि ये मोचिको की फैक्ट्री में ही बना हुआ होगा। तो अब ना पूरी गेम समझो, विराट के जूते का ब्रांड का नाम है 18 और ये बनेगा मोचिको में, और इसी मोचिको की फैक्ट्री में बनते हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स के जूते, यानी एडिडास, प्यूमा जैसे। अब चाहे लोग विराट का जूता खरीदें या इन किसी भी ब्रांड का जूता खरीदें, घूम फिर के जो पैसा है वो जाने वाला है विराट की जेब में। ये है सबसे बड़ी गेम। बाकी सब सेलिब्रिटी ब्रांड्स ने सिर्फ एक फ्रंट एंड ब्रांड बनाया, विराट ने ये पूरा बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ही खरीद लिया। और क्योंकि अब विराट खुद ये फैक्ट्री ओन करते हैं तो वो बड़ी आसानी से वो जो 4000 से 9000 के बीच का जो गैप है वो बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी दिए, खुद की क्वालिटी मेंटेन किए, खुद के मार्जिन्स कंट्रोल किए हुए आसानी से फिल कर सकते हैं। और ये है विराट का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक। तो अब ना एक बार ये पूरी गेम बड़ी शांति से, बहुत ठहराव के साथ देखने की कोशिश करो। बहुत सिंपल है, जो ब्रांड हमें नजर आते हैं ना, जैसे कि 18, प्यूमा, एडिडास, ये सिर्फ फ्रंट एंड है। असली पैसा उस फैक्ट्री में जहाँ ये सब ब्रांड्स बनाए जाते हैं। और विराट ने ना फेस नहीं खरीदा, विराट ने वो सीधा फैक्ट्री खरीद ली जहाँ ये सब ब्रांड्स बनते हैं। क्योंकि जो दिखता है ना वो बिकता है, और जो नहीं दिखता वही सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। जब 2 साल पहले सिंगापुर के होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में मैंने उस 140 करोड़ रुपए को नो बोला था ना, तो मुझे एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आ गई थी, दुनिया आपको आपके फेस या आपके काम के लिए पैसे देगी और वो वन टाइम ट्रांजैक्शन होगी, बट असली पैसा उस एसेट में जो आपको लाइफ लॉन्ग रिटर्न दे और जिसके आप खुद मालिक हो। और अगर आप इंडिया को देखो ना, इंडिया आज उस मोड़ पे खड़ा है जहां पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, और इंडिया में ब्रांड्स ही ब्रांड्स हैं, बट इनको बनाने वाली फैक्ट्रीज नहीं है। चाहे वो तिरुपुर की टेक्सटाइल कंपनी हो या लुधियाना का मैन्युफैक्चरिंग हब, ये फैक्ट्रीज वैसे तो बड़ी तेजी से स्केल कर रही है, बट आज भी पुराने तरीकों से ही काम करती है। जो बंदा या इन फैक्ट्रीज को बनाएगा या इनको मॉडर्नाइज करेगा, वो ही अगले 5 से 10 साल में सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा। क्योंकि फ्रंट एंड में कोई भी ब्रांड जीते, पैसा बैक एंड में। आपको पता है गोल्ड रश में ना सबसे ज्यादा पैसा सोना ढूंढने वाले का नहीं बनता, फावड़ा बेचने वाले का बनता है। और इंडिया में वो सेम फावड़ा है अभी मैन्युफैक्चरिंग का। और ये सिर्फ फैक्ट्री की बात नहीं है, ये उस हर चीज की बात है जो तुम्हारी है। अगर तुम एक फ्रीलांसर हो और तुम अपने बस आवर्स बेच के, यानी घंटे बेच के पैसे कमा रहे हो, तो तुम फेस हो, ओनर नहीं हो। तुम किसी भी दिन रिप्लेस किए जा सकते हो। पर अगर तुम एक ऐसा स्किल डेवलप करो जो सिर्फ तुम ओन करते हो, वो तुम्हारा एसेट है, वो तुम्हारा फावड़ा है। तो सवाल ये है, आज की डेट में तुम फेस हो या ओनर? अक्सर असली पैसा उस चीज में छुपा होता है जो हमें कभी नजर नहीं आती। तो ये वीडियो उस इंसान को जरूर भेजना जो आज भी सिर्फ एक फेस बनने की रेस में भाग रहा है। कमेंट करके ये जरूर बताना कि इस पूरी वीडियो में आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और उस पर रिप्लाई भी करूंगा। और मुझे ये भी बताना कि अगले वीडियो में मैं किस टॉपिक को डिकोड करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।